अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आजू काजमी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जी ईद का दूसरा दिन है और आज भी जो है वो बकरे और दूसरे जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी का सिलसिला चल रहा है। साथ साथ टीवी पर ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोग जो हैं ये जो कुर्बानी दी जाती है और देने के बाद बाकी सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर लोग चले जाते हैं। और अब जो है टीवी पे बताया जा रहा है कि जी चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने वो रोड को साफ करने का जो एक सिलसिला है वो शुरू कर रखा है। लेकिन बहरहाल जो लोग इस वक्त आज कर रहे हैं कुर्बानी, बल्कि कल तक 3 दिन जो है पाकिस्तान में, तो खैर 3 क्या चौथे दिन भी कुर्बानी चलती रहती है, तो ये सिलसिला रहेगा। लेकिन लोगों को जैसे हमेशा ही देखा गया है कि कुर्बानी करने के बाद उन्हें कुछ होश नहीं रहता कि कुछ सफाई भी एक जो है उसका हिस्सा है कि जब आपने कुर्बानी कर ही ली है तो उसके बाद आप जो है वो जो वहां पर कुर्बानी देने के बाद जो कुछ पड़ा होता है खून और ये वो पता नहीं क्या कहता है, उसको भी साफ करने का जो जिम्मा है वो खुद ही लेना चाहिए। वैसे तो खैर मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं तो कुर्बानी उस तरह से करती नहीं हूँ, बल्कि पैसा ही जो होता है, चाहे उसमें बकरा आ जाए या ना आए कुछ भी, तो वो मैं किसी ना किसी को दे देती हूँ। बल्कि मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त जो हैं पाकिस्तान से, वो भी अक्सर इसमें हिस्सा लेते हैं कि वो कुर्बानी करने के बजाय, यानी किसी जानवर को कुर्बान करने के बजाय जो पैसा है जिससे कि सभी को बहुत प्यार होता है, तो उस पैसे को हम किसी को दे देते हैं। और कोशिश होती है कि ऐसी फैमिली को या किसी ऐसे को दिया जाए जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहा हो। हम किसी मतलब प्रोफेशनल भिखारी या इस तरह के लोगों को देने के लिए हक में बिल्कुल भी नहीं है। हम उन लोगों को देते हैं जिनके पास आमदनी या तो कम हो या फिर ये कि कहिए कि जिन्हें ज़रूरत हो। और होता है समटाइम्स के लोगों की जॉब जो है वो, या वो इतना कमा नहीं पाते जितना कि खर्चा होता है, या घर में अगर कोई पेशेंट है या कोई बुजुर्ग है, कोई पेरेंट्स में से कोई है या कोई, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि वो पैसा हम एज अ गिफ्ट दे दें। और अभी कुछ दिन पहले भी मेरे एक दोस्त जो हैं उन्होंने जो है वो तकरीबन 1 लाख पाक रुपीस जो हैं वो मेरे जिम्मे लगाए थे कि जी किसी को देना है, और वो मैंने दे दिए थे। वो पिछली ईद जो थी उसके बाद ये सिलसिला चला था। और इस बार भी जो है वो मैंने अपनी तरफ से जो है जो पैसा मेरे हिसाब से बकरे का बनता था। वैसे तो बकरा लेने जाएं आपको तो ईद से पहले तो यकीनन होश उड़ जाते हैं कि जितने महंगे बकरे आ रहे हैं, मतलब ये कि 1.5 लाख का, 2 लाख का, पता नहीं कितने कितने के तो बकरे आ रहे हैं। लेकिन खैर मेरे जो कह लीजिए जितना मेरे पास था या जो मैं अफोर्ड कर सकती थी, तो वो मैंने तकरीबन 80,000 पाक रुपीज जो है वो मैंने एक फैमिली को दे दिए, जो कि मेरे हिसाब से कि उनको ज़रूरत थी। और जाहिर है कि वो लोग दूसरों से तो नहीं कहेंगे, मगर ये ज़रूर है कि खुद आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में या आपके जान पहचान वालों में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप मदद कर सकते हैं बिना कुछ कहे, एज अ गिफ्ट करके, तो वो ज़्यादा बेहतर है। साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो न्यूज़ एक चल रही थी और उसमें ये कहा गया कि जी लश्कर के जो लोग हैं, यानी लश्कर तोयबा और इस तरह के जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हैं और जिसे हम मानते नहीं हैं, उन लोगों ने सुना है कि काफी टन के कई टन गोश्त जो है, यानी जो कुर्बानी का गोश्त होता है, उसको गजा भेजा है एज अ डोनेशन। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि ठीक है, गजा आपने भेजना था, जो भी करना था कर दिया। से तो इन लोगों के पास इतने फंड कहाँ से आते हैं, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल वो भेज दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान में ही इतने लोग मौजूद हैं जिन्हें के इस तरह के फंड्स की या जिनको मदद की ज़रूरत है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और यकीनन आप में से कई लोगों ने शायद देखी भी हो, जिसमें बताया यही गया था। और आप देख भी सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट हमने बनाई हो, बल्कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि जी तकरीबन 45% के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लाइन से या गुर्बत की रेखा से नीचे रहते हैं। और जाहिर है कि बहुत ज़्यादा गुर्बत जो है वो पाकिस्तान में है। ये जी बताया गया है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये कोई हमारी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है।
जिस वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट बनाई है उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 44.9% जो है लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, यानी गुर्बत की लाइन से नीचे हैं। और उसी सेम रिपोर्ट को अगर आप चेक करें तो आपको पता लगेगा कि भारत में 5.3% लोग जो हैं वो गुर्बत की रेखा से या गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अब कहने के लिए तो लोग कह सकते हैं जी हमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, हमें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है कि हमारे लोग बांग्लादेश हो गया या फिर भारत हो गया, अफगानिस्तान, ईरान, उनके लोगों को ज्यादा अपने नजदीक समझते हैं या ज्यादा उनसे ही अपने आप को अपना मुकाबला करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं इन कंट्रीज का बता रही हूँ ना, बताने के लिए तो हम अमेरिका और इंग्लैंड और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि दोनों कंट्रीज की हालत क्या है। भारत में आप जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और जितने पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतने तो सिर्फ वहां पर मुस्लिम्स हैं। इसके बावजूद उनका जो गुर्बत का इस वक्त परसेंटेज बताई जा रही है वो 5.3 है, और पाकिस्तान की 44.9, तकरीबन 45% ही जो है वो बताई जा रही है, और ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जो भी फंड आता है पाकिस्तान के लिए, जिधर से भी कोई फंड आता है तो उसमें कहा यही जाता है कि जी जिस काम के लिए लाया जाता है या जिस काम के लिए ये लोन और डोनेशंस मिलते हैं उस तरफ नहीं लगते। अगर ऐसा हुआ होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो हालत है लोगों की वो बेहतर हो गई होती। ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से क्रेडिट लेने के ऊपर जो है वो लगी हुई है कि देखें जी हमने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर कर दिया है, हमने मुल्क के हालात को बेहतर कर दिया है, हमने भारत ने हमारे खिलाफ जंग लड़ी तो हमने या जंग छेड़ी तो हमने उसका भी जो है जवाब दिया है। इसी किस्म की बातें जो हैं वो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो करती जा रही है, और शहबाज शरीफ साहब जो है उसका क्रेडिट लेते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके भाई जो हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये बात की है और उनका भी यही कहना है कि जी शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत में जो है वो हमने ना सिर्फ ये कि भारत के साथ जंग लड़ी है बल्कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बेहतर हुई है। तो अगर इकोनॉमी बेहतर होना इसको कहते हैं कि आपके लोग, आपके जो आम पब्लिक है उसकी पॉपुलेशन है वो अगर 44% या 45% लोग जो हैं, क्योंकि 45 ही समझे ना, 44.9 जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, अगर वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके हालात बहुत खराब हैं, आपके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। और ऐसे में बार बार ये बात करना कि हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, हमने डेवलपमेंट के काम या कोई भी काम जो है उसको छोड़ देना चाहिए और तमाम पैसा डिफेंस में लगा देना चाहिए, क्योंकि हमें मजीद मिसाइल्स की, हमें मजीद फाइटर जेट की और इसी तरह की चीजों की जरूरत है। इस वक्त भी जो भारत ने अटैक किया था उसको आप ये नहीं कह सकते कि भारत कोई पाकिस्तान पे कब्जा करने आ गया था या भारत कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान की कुछ एरियाज को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। ये चीज तो हमने देखी कि ऐसा नहीं था। उन्होंने टेरर कैंप्स की बात की थी और उन्होंने टेरर कैंप्स के ही नाम पर अटैक किया था। अब ये और बात है कि हम उन टेरर कैंप्स को टेरर कैंप नहीं मानते या हम कहते हैं कि जी वहां तो टेररिस्ट थे ही नहीं, आम पब्लिक की जान गई है, या जो भी कह लीजिए जिस तरीके से भी बातचीत की जा रही है। वैसे तो लड़ाई झगड़ा ना तो हमें भारत के साथ सूट करता है, ना ही हम अफगानिस्तान के साथ अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि हमारी पॉलिसीज, में हमेशा कहती हूँ पॉलिसीज हमारी ठीक नहीं बनती हैं और इस वक्त भी वही कुछ चल रहा है। ईद लोग मना रहे हैं, बहुत जोशो खरोश से भी कई लोग मना रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि अली वजीर साहब जो हैं वो भी जेल में हैं, डॉक्टर मारंग बलोच को भी जो है जेल में रखा है, और साथ साथ सना नाम की जो टिकटॉकर थी उनको भी जिस तरीके से मारा गया, वो भी यकीनन, सना यूसुफ की बात में कर रही हूँ, तो वो भी यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो पाकिस्तान में पेश आया। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग जो हैं वो ईद उस तरह से मना पा रहे होंगे जैसे कि नॉर्मली या आम दिनों में मनाई जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सी वीडियोज ऐसी भी आई हैं जिसमें अहमदिया फेथ के जो लोग हैं उनको रोका जा रहा है कुर्बानी करने से, और ये बताया जा रहा है
کہ جی ہم इनको कुर्बानी करने नहीं देंगे और इनको मार डालेंगे या इनको भगा देंगे, दूसरी तरफ हमारे पेट में दर्द उठता रहता है, कभी फलस्तीन का और कभी कश्मीर का और कभी भारत की माइनॉरिटी का, कभी किसी का, लेकिन हमने अपने यहाँ जो हाल करके रखा है उस पर हमें कोई शर्म वरम आती नहीं है। अब लोग कहेंगे कि जी ये तो जब बात करती है ये इसी तरह बात करती है, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या बात किया करूं और मैं क्या तारीफ किया करूं और मैं क्या बताऊं कि यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ पर ना कोई टेरर कैंप है, ना कोई अहमदिया फेथ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, ना ही माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, यहाँ पे सब लोग बहुत खुशहाल हैं, और ना ही हमारे हालत जो है वो ये हो गई है कि वर्ल्ड बैंक तक बोल रहा है या बता रहा है कि जी 45% के करीब लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं वही न्यूज दे दूंगी, मैं वही बता दूंगी कि यहाँ पे कौन सा खुशी के शादियाने बज रहे हैं और यहाँ पर कितने आराम से और कितने खुशहाल लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर हम सही न्यूज बताने की कोशिश करते हैं, इस तरफ चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ देखे और इन चीजों को ठीक किया जाए, तो फिर फौरन ही कह दिया जाता है कि जी ये देखें जी ये तो हर वक्त क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम जो बात है वही बता रहे हैं, अपनी तरफ से कोई मसाला वसाला नहीं डाल रहे, ठीक है ना। खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं जी किधर भला, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में तो आप जानते ही हैं कि जब से पाकिस्तान और उसका कह लीजिए कि जब से बांग्लादेश और भारत के आपस में टेंशन बढ़ी है, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की यारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वही हाल है जो हमने तकरीबन उस वक्त देखा था जब अफगानिस्तान के साथ हमारी दोस्ती यारी थी। अब जी बात ये भी की जा रही है कि डिफेंस को लेकर भी दोनों कंट्रीज जो हैं, यानी कि पाकिस्तान भी और साथ साथ बांग्लादेश भी, उनके आपस में टाइज होंगी और आपस में मिलकर यानी कि काम करेंगे और डिफेंस को लेकर काम करेंगे। और उसके लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी काफी एक्साइटेड हैं और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस साहब के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान के साथ इस पे काम करना चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर में दोनों कंट्रीज मिलकर काम करने को तैयार है। उसके साथ जी एक तरह का प्रेशर जो है या एक तरह की बात जो है वो ये भी की जा रही है कि मोहम्मद यूनुस साहब को कि आखिर वो इलेक्शंस कब करवाएंगे। उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि क्या वो कोई डिक्टेटरशिप लाए हैं या इलेक्शन कराने को तैयार है। तो अब देखते हैं कि वो इलेक्शंस कब करवाते हैं। ऐसे कहा यह जा रहा है नेक्स्ट ईयर 2026 अप्रैल में कहा गया है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे। अब वो इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे वो देखते हैं। लेकिन बहरहाल अब तंग आकर, क्योंकि बार बार मोहम्मद यूनुस साहब से कहा जा रहा था कि इलेक्शंस अनाउंस करें, तो उन्होंने तंग आकर कह दिया कि ठीक है जी इलेक्शंस जो है वो 2026 में होंगे बांग्लादेश में। लेकिन क्या शेख हसीना आ सकेंगी, क्या शेख हसीना उस इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगी, ये बहरहाल एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर अक्सर लोग गौर कर रहे हैं, अक्सर लोग बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी तो हम डेफिनेटली आपको इसके बारे में भी बताएंगे। बात करेंगे जी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो कि आजकल अपना डेलीगेशन लेकर शशि थरूर साहब की तरह जो है डिफरेंट कंट्रीज के विजिट पर हैं। तो जी शशि थरूर साहब जो हैं उनके भी बार बार अमेरिका और कई जगह से उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो आती रहती हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान टीवी चैनल्स और कई लोग बात भी करते रहते हैं, भारत में भी और बल्कि पूरी दुनिया में। और यही हाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी है। अब वो अमेरिका से यूके पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इनका डेलीगेशन पाकिस्तान का जो है वो अमेरिका से जो है वो अब इंग्लैंड पहुंच चुका है। और कई लोगों का कहना ये है कि बिलावल साहब जो हैं वो काफी मैच्योर तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है बिलावल साहब का कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बातचीत कराने का। जाहिर है अगर ये बात की जा रही है कि जो सीज फायर हुआ है वो भी अमेरिका की वजह से हुआ है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है बार बार क्रेडिट ले रहे हैं उस बात का, ये और बात है कि भारत की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, ना तो हाँ कर रहे हैं और ना ही ना की जा रही है कि ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात ये, चाहे किसी ने भी किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर सीज फायर जो हो गया है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और आप कितने भी दिन लड़ लीजिए, चाहे आप उस जंग को कितने भी दिन चला लीजिए, बाद में बातचीत तो करनी ही होती है। तो क्यों ना पहले ही कर ली जाए, ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ और हमेशा ही वॉर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिलावल साहब अब पहुंच गए हैं यूके अपने डेलीगेशन को लेकर। अब वहां से जो है यूके की जो पार्लियामेंट के लोग हैं या जो इधर उधर से जो उनको जो भी मिल जाएगा उससे मेरे ख्याल है बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान के लोग जो टैक्स पे करते हैं उनके पैसे से
ان لوگوں کا جو ڈیلیگیشن بھیجا گیا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، وہ کیا بات کریں گے جا کر یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا. یہی ہے کہ کچھ کلپس وغیرہ آ رہے ہیں اور وہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان بار بار یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی بات کرتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ ڈیفنس سسٹم کو ہی لے کر کی جا رہی ہے، فائٹر جیٹس کو ہی لے کر کی جا رہی ہے. کہیں جا کر بھی ظاہر ہے کہ ہندوستان پاکستان کے لیے بات کرنے گئے تو بلاول صاحب تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے جب فورن منسٹر تھے تب بھی اگر کسی سمٹ میں چلے جاتے تھے، کسی ایسی جگہ چلے جاتے تھے جہاں پہ دنیا سن رہی ہے، تو وہاں جا کر بھی وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے یہاں کسی اچھی یونیورسٹی کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں اور کئی ایسی چیزیں جس پہ کہ لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، یا ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت خراب ہے اور ہم اکانومی بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے تو نام اس لسٹ میں ہی نہیں آتا جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 کنٹریز، یا کہہ لیجیے جو بھی لسٹ بنتی ہے اس میں پاکستان کا نام ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری اکانومی کی جو حالت ہے. لیکن نہ ہم اکانومی بہتر کرنے کے لیے بات کرتے ہیں نہ ہی کچھ اور صرف جو ہے یا تو کشمیر کشمیر کرتے رہتے ہیں، اور اب ہمیں ایک فلسطین یا غزہ کا بھی جو ہے وہ نام مل گیا ہے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں غزہ اور فلسطین پہ بھی بات ہونی چاہیے، لیکن بہرحال سب سے پہلے اپنی کنٹری کو دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، یہاں پہ لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر ہمارے لوگوں کو نہ کوئی فکر ہے اور نہ ہی کسی قسم کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس طرف دیکھنے کو یا بات کرنے کے لیے کچھ انٹرسٹڈ ہے. ابھی تک ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہے اتنے فائٹر جیٹ گرا لیے، ہم گرا تو ہم 20 بھی سکتے تھے لیکن ہم نے 6 گرائے. مطلب ہم اتنے نیک لوگ ہیں کہ ہمیں اگر بس چلتا ہمارا تو ہم 10 بھی گرا سکتے تھے. ہمارے ریڈار کے اندر یا ہمارے کہہ لیجیے ہمارے قابو میں جو ہے وہ 10 فائٹر جیٹ آ گئے تھے انڈیا کے، لیکن ہم نے صرف 6 گرائے. یہ بات جو ہے یہ ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے جا رہے ہیں، اور اب یہی بات جو ہے بلاول بھٹو زرداری بھی ہر کنٹری کو جا کے بتا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو مودی جی کو یقیناً ہمارا تھینکفل ہو جانا چاہیے کہ واہ بھیا واہ، تم تو ہمارے 10 جہاز گرا سکتے تھے لیکن 6 پہ ہی رک گئے، مگر وہ کیوں؟ یہ بات کسی کو نہیں پتا ہی، نہ بلاول بھٹو زرداری نے اور نہ ہی پاکستان کی گورنمنٹ نے، جو بار بار اعلان کر رہی ہے کہ جی ہم تو اناؤنس کر کر کے تھک گئے کہ جی ہم تو 10 گرا سکتے تھے جہاز لیکن ہم نے بس 6 پہ ہی جو ہے وہ بس کر دی. تو بھائی کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں، کیا بات تھی آپ کو؟ مطلب بہت پیار آ رہا تھا آپ کو بھارت کے ساتھ اچانک سے کہ آپ نے سوچا نہیں 10 کے بجائے 6 گرا دیتے ہیں، اور ان 6 کا لیے بھی آپ جو لگے ہوئے ہیں مسلسل بتانے میں. تو اب کافی دن ہو گئے، میرا خیال ہے اس میں سے نکل آنا چاہیے، اس لیے کہ جو بات بھی ہوتی ہے، جو نیوز بھی ہوتی ہے، وہ کچھ دن کے بعد اس میں سے باہر آ جانا چاہیے. اور اب آ کے یہ دیکھیے کہ اب ملک میں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. یہاں پر بی ایل اے جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، یہاں پر ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے، بلوچستان کے لوگ پریشان ہیں، بلوچستان میں کیا چل رہا ہے. صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی فتنہ الہندوستان نام رکھ دیا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ جی ہندوستان کا نام لے دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا یا پرابلم سالو ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو صحیح پالیسیز بنانی پڑیں گی، تبھی آپ کی دنیا میں کہیں عزت ہوگی، تبھی کوئی بات ہوگی. ابھی تو یقیناً ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے میرے خیال ہے وہ پوری گرمیاں گزار کے، کیونکہ بہت گرمی آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان میں تو ویسے ہی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تو آج کل نہیں ہے لیکن پھر بھی گرمی کافی ہے، اور اس میں کئی ریزنز آ جاتے ہیں جی، کلائمیٹ چینج اور یہ وہ. تو اس سے تو یہ لوگ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی فری کے وزٹ پہ، یعنی کہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کے جو ٹیکس پیئرز ہیں میری طرف سے ان کے پیسے سے ہی گھومنے گئے ہوئے ہیں. اور جب گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ جی آگے سلسلہ کیسے چلتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کا اگر لوگ پوچھتے ہیں تو جی عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں. کئی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، لیکن خان صاحب عید سے پہلے باہر آتے ہوئے کم از کم ہمیں تو نہیں دکھے. اور ویسے ان کی پارٹی والے یہی کہتے تھے، لیکن اب جی ان کی ہی پارٹی کے کچھ لوگ جس میں کہ ان کے چیف منسٹر جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل ہیں، وہ بھی اب کافی مایوس دکھائی دیتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی فی الحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. جی ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں اور کے پی کے، اور اکثر جو ہے وہ اپنی کسی نہ کسی الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے نیوز میں رہتے ہیں. اور اس وقت بھی علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا یہی ہے
کہ جی یہ ان کا یہی کہنا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ بانی رہا ہوں گے. جی ہاں، یعنی کہ عمران خان کی وہ بات کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کو نہیں لگتا کہ عمران خان رہا ہوں گے. خیر عمران خان کے اوپر جو بھی الزامات ہیں بہرحال وہ ہر پرائم منسٹر پہ رہے ہیں کسی نہ کسی دور میں، لیکن میرا خیال ہے خان صاحب کو اب باہر آ جانا چاہیے اور شہباز شریف صاحب کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ بہت دن ہو گیا اب عمران خان کو باہر آنے دیں اور مقابلہ کیجئے آپ ان کی پارٹی کا اور ان کا، تبھی کچھ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ جیت کر آئے ہیں. ورنہ کسی کو بند کر کے، کسی کو بین کر کے، کسی کو اندر کر کے یا کوئی نظر ہی نہ آئے، اس کے بعد گراؤنڈ میں کھیلنے کا مزہ نہیں ہوتا. مزہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کے سامنے آپ کا کمپٹیٹر بھی ہو یا ایسے لوگ ہوں جو جن کے ساتھ آپ کا کوئی کمپٹیشن چل رہا ہو، تبھی لوگ مانیں گے کہ آپ جیتے ہیں یا آپ کھیلے ہیں. ورنہ کسی کا مطلب کسی کو بند کر کے کسی کو بلاک کر کے یا کسی کو ایسے کر کے کھیلے بھی تو کیا کھیلے. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں سلسلہ کس طرح چلتا ہے، تو اس لیے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ فی الحال خان صاحب باہر آتے ہوئے نہیں دکھ رہے، لیکن کچھ پتہ نہیں کب بھائی لوگ کا موڈ بدل جائے اور کب وہ باہر آ جائیں. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد پھر ملیں گے. تھینک یو.